अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव है मार्केट के अंदर कि दिल चाह रहा है कि सेलिब्रेशन वाकई ऑन रहे। 58,800 अबव मार्केट का क्लोजर हुआ और हम कह सकते हैं 700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया आज के मार्केट में। इट मीन्स कि कल के दिन, फ्राइडे के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और ये एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो गया है कि कल के दिन मार्केट 59,000 पे भी जा सकती है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक लास्ट डे होता है तो ऐसा होता है कि पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऑफलोड करते हुए दिखाई देते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि ऑफलोड पोजीशंस भी हो, थोड़ी सी करेक्शन भी आए, लेकिन 59,000 के लेवल को मार्केट टच करने वाली है। वो एनालिटिकल व्यूज़ जो बताए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि मार्केट अपने काफ़ी अरसे बाद जो है अपने हाइज बनाने वाली है, तो ऐसा लग रहा था उस वक्त जो है वो चीज़ें बड़ी एक ये ख्वाब की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो मार्केट के नंबर्स जनरेट हो रहे हैं उससे ये पता चलता है कि मार्केट के लिए जो 60s के लेवल या फिर 68,000 के लेवल्स जो कहा जा रहा था वो यकीनन मार्केट करके दिखाएगी। सो वेरी वेल, आज मार्केट की पोजीशंस बड़ी स्ट्रांग है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, साथ साथ हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से। ओवरऑल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो परफॉर्मेंसेस जो इकोनॉमी की अच्छी होती हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर आता है, तो ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इस हवाले से बात करेंगे कि ओवरसीज़ और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लोकली कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितने ज़्यादा लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ रही हैं, आने वाले दिनों में कितनी आएंगी और साथ साथ इसको ग्रैब करने के लिए करना क्या चाहिए। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एंड टर्किश बिजनेस फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप हैं बिजनेसमैन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, आप उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं फारूक साहब से पूछना चाहूँगी, फारूक साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतने पॉजिटिव और इतना ज़्यादा एक चारों तरफ से अच्छी न्यूज़ आ रही हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक नंबर्स बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, स्टॉक मार्केट के पोजीशंस आप आज देख चुके हैं, एक हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए जो स्टॉक के जो नंबर्स आ रहे हैं ये बड़े हौसला अफजा हैं, एटलीस्ट फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉर लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल। एक्चुअली 59,000 पे जाना पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल आज तक कभी भी 55, 50, 52 जो आज भी है वो हिस्टोरिक हाई है। हिस्टोरिक हाई, बिल्कुल। तो चीज़ ये है कि इट्स अ गुड साइन एंड दिस विल गिव अ वेरी ग्रेट कॉन्फिडेंस नॉट ओनली द लोकल बट द फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल। अच्छा, ये साइन जब बाहर जाता है कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ जा रहा है, इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, फिर वो दे ऑल्सो बेसिकली ट्राई टू कम इन टू दिस कंट्री, देखते हैं कि हम क्या और इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब एक चीज़ तो ये अच्छा एक साइन है। दूसरा देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ज़ाहिर है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं एवरी मंथ, वी सी कोई ऊपर चला गया कोई नीचे आ गया, लेकिन गुड चीज़ ये है कि स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। ठीक है, स्टेबिलिटी आने से क्या है कि अगेन वही बात है कि जो लोकल इन्वेस्टर है या जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है कि जी अब वो सूरत हाल नहीं है कि रात को कुछ है दिन को कुछ है, अच्छा, इससे क्या स्टेबिलिटी होने से बहुत फायदा होता है। जी, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टेबिलिटी चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और अभी जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके स्टेप्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं मुल्क की कम से कम इकॉनमी के लिए। और स्पेशली जो SIFCL बना है उसने और सूरत हाल बड़ी चेंज कर दी है। उससे एक वन विंडो ऑपरेशन जो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक गिला शिकवा रहा कि जी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक बहुत है, रेड टेप बहुत है, तो ये SIFCL बनने से क्या हुआ है कि ये इनका वन विंडो ऑपरेशन है, कोई ब्यूरोक्रेटिक कोई रेड टेप नहीं उसके अंदर नहीं है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें जो हमने जो बेसिकली आइडेंटिफाई किए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक $75 बिलियन इनटू पाकिस्तान। उसमें जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं और उसमें माइनिंग है, एग्रीकल्चर है और IT, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्होंने कवर किया उस चीज़ को और फोकस किया है नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों को जिस पर कभी फोकस नहीं कभी किया गया। लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक है, जिस लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे है, फिर ये माइनिंग के ऊपर है। कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया उसको, कभी हमने उसको देखा नहीं किया उसको अंदर कितना पोटेंशियल है। अब रिकुडिक का ही देख लें जो बना था, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर हमारे पास मिनरल्स है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको जब एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ भाई यहाँ पर अब ये इस किस्म का जो भी उसको हेड कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी और जो भी है जो टीम बनाई गई है, इट्स अ गुड टीम के मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह
आइंदा आने वाले सालों में भी चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो वो भी इनको टच नहीं कर पाएगी कि इसको सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि वो कमिटमेंट दिए जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अच्छा, उससे क्या देखिए इंडस्ट्री आएगी। अब जब माइनिंग आती है, एग्रीकल्चर के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो $75 बिलियन सिर्फ ये तो नहीं बैंक में रख रहे हैं इंडस्ट्री, दोनों तीनों इंडस्ट्री जो हैं वो ऊपर जाएंगी, तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये चीज़ 4-5 साल में हो जाती है तो मेरे ख्याल से कम से कम भी 10 से 20 लाख के बीच में एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होगा इसके अंदर, इन चीज़ों के अंदर। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्री को साथ फोकस करें, इंडस्ट्री को करने के लिए भी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी तवज्जो दी जाए साथ साथ, उसमें क्या है कि उसमें भी हम मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख नौकरियां आ सकती हैं उसके अंदर। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दे, और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ला सकते हैं। उसमें हम देखिए पाकिस्तान का जो 54% जो रेवेन्यूज़ है, जो एक्सपोर्ट्स है, दैट इज़ अबाउट टेक्सटाइल्स। ठीक है, टेक्सटाइल एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रही है हमेशा से, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप यस यू कैन ऐड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, दैट्स फाइन, लेकिन आपकी जो बैकबोन है आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो आप उसमें जो अगर तरक्की हो सकती है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं ये समझूंगा कि हम गारमेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, वैल्यू एडेड गारमेंट्स, तो हमें अगर उसमें दिया जाए तो क्या है कि छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे ना, मैं इसे फर्दर डिटेल डिस्कस करूंगी। बिल्कुल, मैं अदनान साहब से पूछना चाहूंगी। अदनान साहब, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं, फारूक साहब ने सही बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आने वाले दिनों में भी होगी, यकीनन होगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो पाकिस्तानी उसे कैसे हासिल करें, और दूसरा ये कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फॉर ओनली पाकिस्तान, कि आप कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो अनाउंस करते हैं। अभी हमने एक रिसेंटली सऊदी अरब से भी एक अनाउंसमेंट सुनी है, उसके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हमारे जो यूथ है, जो कि आपका 60% जो है आपकी टोटल पॉपुलेशन का है, उसकी यूटिलाइजेशन जो लोकल मार्केट में भी, लोकल इंडस्ट्री में भी हो रही है, और उसके साथ साथ हम इसको ओवरसीज़ के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी फोकस करते हैं। और यही हमारी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बायस बनती है, जो कि इस टाइम पे एक्सपोर्ट के बाद नंबर 2 लेवल पे आ रहा है, और तकरीबन 30 से 32 अरब डॉलर के करीब हमारी रेमिटेंसेस जो आ रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी तरफ से आ रही है। जी। एक्चुअली हमें ये वो पाकिस्तानी हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर। अब हमारी जो मेन मार्केट है वो आपकी गल्फ़ स्टेट्स ही है, और जो ट्रेडिशनल हमारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी वर्कफोर्स ज़्यादातर जाती है। और इस टाइम पे हमारे SAPM जो हैं वो इस टाइम पे सऊदीया के विज़िट पे हैं और उन्होंने सऊदी की कंपनीज़ के साथ बहुत सारे MOUs वगैरह साइन किए हैं, जिससे आने वाले टाइम के अंदर वर्क फोर्स के अंदर भी इजाफा हो गया। ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट के साथ साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट। एग्जैक्टली। मजीद बात करूंगी मैं, शाहिद अली हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ये बताइए, 58,000 से अबव लेवल्स मार्केट के हैं, कैसा महसूस हो रहा है शाहिद साहब? इतने अरसे बाद मार्केट के इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और वो बात जो आप सब कह रहे थे और वो अजीब सा लग रहा था कि मार्केट के लेवल्स बहुत हाई जाएंगे, तो अब क्या दिखाई दे रहा है? कितने हाईएस्ट जाने की उम्मीदें हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सबसे पहली बात। और अब 58,000 से ऊपर, बल्कि 59,000 के करीब आ गई है। जो क्लोज हुआ है 58,899 है, सिर्फ 100 पॉइंट कम है 59,000 से। और माशाल्लाह से चलिए, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम कल दे देंगे आपको, यकीनन कल हो जाएगा। हाँ, रोज जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है। आज कोई 67 करोड़ का आज काम हुआ है, और अगर फ्यूचर्स को मिलाएं तो 98-99 करोड़ का काम हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी सरप्राइजिंग, एंड वेरी वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बिकॉज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम आ गया और चेंज हुआ और पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी जाहिर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि कम होएगा। इसके अलावा जो है वो SIFC ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं और जो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है IMF के साथ भी हमारा ऑन बोर्ड हो गया है, हमारी नेक्स्ट ट्रांच हमें मिल गई। तो ये सारी चीज़ें, और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। डिविडेंड जो है सबसे बहुत अच्छे हुए हैं, बायबैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और अभी भी मैं आपको अभी भी बताऊं
کہ جو بڑے اسٹاکس ہیں وہ ابھی بھی 2 سوا 2 2.5 کے ملٹیپل پہ چل رہے ہیں. تو وہ تو ابھی یہ چیزیں جو بڑے بڑے بلو چپس اگر بڑھیں گے تو مارکیٹ تو آرام سے جو ہے یہاں سے بھی 5-10 ہزار آرام سے شاہد بڑھ صاحب سکتی ایک چیز یہاں واضح کرنا ضروری ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ مارکیٹ اتنی زیادہ تیز ہو گئی. ذرا پلیز یہ بھی واضح کیجئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اسٹاک مارکیٹ میں اس قدر تیزی آ رہی ہے اور بہت زیادہ آنے کی امیدیں بھی ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس آ گیا ہے لوگوں کو کہ اب جو ہے انٹرسٹ ریٹ پیک آؤٹ ہو گیا ہے. ہر کسی کو یہ کانفیڈنس ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ انٹرسٹ ریٹ فردر بڑھے گا, بلکہ 80-90% لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں سے گھٹے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو جب بھی پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایکویٹی مارکیٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ is inversely proportional to the equities valuation. اگر وہ اوپر جائے گا تو equity valuation نیچے جاتی ہے, اگر یہ نیچے جاتا ہے تو equity valuation اوپر جاتی ہے. تو ایک تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ اچانک سے جو ہے نا فنڈز کا آنا شروع ہو گیا. مطلب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ رول ہمارے ہی جو ہے جو انشورنس سیکٹر سے اس کمپنی نے کیا ہے جو پبلکلی اون کمپنی ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑے اچھے ڈیسیشنز لیے اور انہوں نے جو ہے وہ جو چیپ ویلیویشنز مارکیٹ کی چل رہی تھی اس اپرچونیٹیز کو فائدہ اٹھایا اپنے یونٹ ہولڈرز کے لیے, اپنے پالیسی ہولڈرز کے لیے, اور انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کری اچھے ٹائم پہ. تو وہ ان کی اچھی انویسٹمنٹ آ گئی. اور اس کے علاوہ بائی بیک جو ہے نا وہ کمپنی نے بائی بیکس بہت زیادہ کیے ہیں. لکی نے بائی بیک کیا ہے, میپل لیف نے بائی بیک کیا ہے, اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں, اینگرو نے بائی بیک کیا ہے. اور تو یہ بہت ساری کمپنی نے بڑے اسٹرانگ بڑے بائی بیک کیے ہیں جس کی وجہ سے لیکوڈیٹی جو ہے نا انہوں نے ظاہر ہے وہاں سے آنا شروع ہو گئی. تو یہ جو 2-3 ایسے جگہوں سے لیکوڈیٹی آئی ہے جو کہ مارکیٹ کے جو ٹریڈیشنل انویسٹرز ہیں جیسے میوچل فنڈ ہے, بینک ہے, ان کی طرف سے نہیں آئی, دوسروں کی طرف سے لیکوڈیٹی آئی ہے. اور مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ فری فلوٹ بہت اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریلی. اور جب تھوڑی سی مارکیٹ بڑھی تو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول جب مارکیٹ بڑھتی ہے تو پھر وہ جب مومنٹم کریٹ ہوتا ہے تو وہ فردر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا اس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوا اور اللہ کا شکر ہے بیک ٹو بیک پازیٹیو خبریں بھی آنا شروع ہوئیں تو پھر مارکیٹ کو اس نے بڑا سپورٹ کیا. تو سر نیو ٹرینڈز کیا دکھائی دے رہے ہیں اب جب لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے؟ کل 59,000 بھی ہم کہتے ہیں چلے 100 پوائنٹس ہے, یقیناً کل ہم فرسٹ ہاف میں یہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کلوزر میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی پوزیشنز آف لوڈ ہو کیونکہ ایک کلوزر ہوتا ہے, ویکینڈ ہوتا ہے, تو پھر تھوڑا سا یہ ہمیں دیکھا جاتا ہے. نیکسٹ ویک کے لیے جو ٹرینڈز ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور 60,000 آپ دیکھ رہے ہیں لیولز پہ؟ جی 60,000 تو تقریباً ہم نے ٹچ کر ہی لیا نا. 59,000 تو آج تقریباً ہو گیا ہے. ٹچ کیا نہیں ہے بٹ وی آر اباؤٹ ٹو ٹچ بٹ وی ہیونٹ ٹچ. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تو ظاہر ہے تھوڑا میڈیم ٹرم لانگ ٹرم اگر ہم بات کریں تو میں اگر دسمبر کی اینڈ کی اور جون کی اینڈ کی اگر بات کروں, 6 مہینے کی بات کروں اور اس کیلنڈر ایئر کی اینڈ کی بات کروں تو یہ تو سیف ہے بہت زیادہ, بیکاز ابھی تو جو اچھی بڑی والی کمپنیز ہیں وہ اتنی چلی نہیں ہیں, ان کے اسٹاکس اتنے چلے نہیں ہیں. اگر 2 سوا 2 2.5 کے ملٹیپل پہ چل رہی ہیں اور ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں تو اور وہ ڈرائیو کرتی ہیں, اور الٹیمیٹلی جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں تو ظاہر ہے سیکلیکل سیکٹر بھی بڑھے گا, انرجی سیکٹر بھی بڑھے گا, اکراس دا بورڈ دوسری جگہوں پہ بھی تیزی آنا شروع ہوگی, بائی بیک بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں. تو اٹس اے ویری سیف بیٹ کہ مارکیٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی رہے گی. ہلکی پھلکی کریکشن آنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, کریکشن از آلویز ہیلتھی فار دا مارکیٹ, تو وہ آتی رہے گی, لیکن لانگ ٹرم ویو جو ہے پازیٹیو. چلیے کون سے سیکٹرز ہیں جن کو آپ لوکریٹو سمجھ رہے ہیں ابھی نیکسٹ ویک کے لیے؟ میرا خیال سے انرجی سیکٹر ہو گیا, اس کے علاوہ سکلیکل میں سیمنٹ ہو گیا, یہ سیکٹر جو ہیں, فرٹیلائزر سیکٹر بھی اچھا ہے. تو یہ 2-3 سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ مارکیٹ کو چلائیں گے. سیمنٹ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہوگا تو سب سے زیادہ لیوریج سیکٹر یہی ہوتا ہے, تو وہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہوتے ہیں. انرجی سیکٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ چیپ ملٹیپل پہ چل رہا ہے, بہت زیادہ اٹریکٹیو ملٹیپل پہ چل رہا ہے, اور ان کی کیش ہینڈنگ بھی آنا شروع ہو رہی ہے, تو جس کی وجہ سے ڈیویڈنڈ پروبیبلٹی بہت زیادہ ہوگی. رائٹ. اچھا ون لاسٹ کوسچن, جو ابھی نیو ٹیکس سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں یہ ونڈ فال پروفٹس کے حوالے سے یا فردر FBR کے کچھ ٹیکسیشن سسٹمز ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ امپیکٹ کرے گا ہماری مارکیٹ کو؟ آپ جو بینکنگ سیکٹر کے اوپر جو لگا ونڈ فال پروفٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جی
जी जी, तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो एक्सचेंज अर्निंग है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो उसका हमने हमारे रिसर्च ने किया था, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जो अच्छा। पहले एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। जो इनका सर्कुलर आया है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। तो वो उन्होंने एवरेज पिछले 6 सालों के एवरेज से अगर ऊपर अर्निंग है तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो विच इज नॉट, तो बैंक्स के प्रॉफिट्स वैसे ही इतने ज्यादा हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, चलें, वेल, थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस के हम देख रहे हैं, मार्केट के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है। यकीनन मार्केट आने वाले दिनों में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। हमारे साथ फारूक साहब भी मौजूद हैं, अदनान पराचा भी मौजूद हैं। अदनान साहब, आपसे ही बात हो रही थी और सऊदी जो एक हमारे मिनिस्टर मौजूद हैं, एडवाइज़र, वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी, उसमें उन्होंने 5 से 6 कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है, जिसमें यह है कि वो पाकिस्तान से तकरीबन 15 से 20 हज़ार वर्क फोर्स उनको डिफरेंट ट्रेड्स में चाहिए होगी। वो फिर यहाँ से OEC हमारा जो डिपार्टमेंट है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, वो मैन पावर सप्लाई करेगा। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा और मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, हमारी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन 5,000 के करीब लाइसेंस हैं और 6.5 से 7 लाख वर्क फोर्स जो है, हमारी एसोसिएशन और हमारे डिफरेंट प्रमोटर्स वगैरह यहाँ से मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ। हमें भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि देखें जहाँ पे G2G आप एग्रीमेंट्स करते हैं, वहाँ पे अगर B2B एग्रीमेंट्स वगैरह भी हो जाएं तो उससे ये क्या होगा कि हमारे जो 4 से 5 हज़ार जो ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं, हमारा एक्सेस जो है यूथ की तरफ और वहाँ पर हमारा वो ज़्यादा है। हम इसी वजह से हम 6.5 से 7 लाख वर्कफोर्स सिर्फ हम लोग, हमारी एसोसिएशन के प्रमोटर्स जो हैं, वो वर्कफोर्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे B2B अगर एग्रीमेंट्स के अंदर हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरी जो हमारी नई जो सेक्टर्स जो हमारे वेन्यूज़ वगैरह एक्सप्लोर हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें एक्सेस दे और हमें साथ अपने साथ ऑन बोर्ड ले, तो हम एश्योर कर सकते हैं कि अगले साल हम इस वर्कफोर्स को 14 से 15 लाख तक भी ले जा सकते हैं। और रेमिटेंसेस को हम 2024 का हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 34 से 35 अरब डॉलर का है और अगले साल उस 25 में हम इसको 40 अरब डॉलर तक भी ले जा सकते हैं। इट्स ऑल ह्यूज पोटेंशियल हमारे पास तो मौजूद है, बस इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होने की जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप ये देखें ना, आपके पास यूथ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2019, 20, 21 के अंदर यूथ के ऊपर वर्किंग नहीं की गई, उस गवर्नमेंट के टाइम पे वर्किंग नहीं की गई। हमने हाईलाइट तो किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी इम्पोर्टेंस, रेमिटेंसेस, लेकिन वो जो मेन एजेंडा था वो एग्जैक्टली हमें देखें, हमने उस यूथ को हमने यूटिलाइज कहाँ किया, हमने यूथ को यूटिलाइज नहीं किया। इस वजह से आप ये देख लें कि आपके गैलप के सर्वे के मुताबिक आपका कितने तकरीबन 22 मिलियन के करीब जो आपके पास यूथ जो है वो अनएजुकेटेड है। और ऐसे ही आप देख लें कि कई लाख बंदे जो हैं वो आपसे कॉलेज से स्कूल से कॉलेज की तरफ बच्चे नहीं जा सकते, स्किल्स हमारे पास नहीं है। हम जब इधर से अनस्किल और लेबर क्लास भेजेंगे तो हमें रेमिटेंसेस का इतना ही अदराक होना चाहिए कि हम 27 से 30 अरब डॉलर पे ले गए। अगर हम इसको टेक्निकल स्किल्स करेंगे और हम सर्टिफाइड करेंगे, पढ़े लिखे, ट्रेंड, एग्जैक्टली और B2B हम एसोसिएशन को और हम लोगों को ऑन बोर्ड अगर गवर्नमेंट ले लेगी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम एश्योर कर सकते हैं कि हम 5 से 7 अरब डॉलर का अगले आने वाले 1 साल के अंदर हम इजाफा कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सी ट्रेड्स के अंदर हम सर्टिफाइड कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे वर्कफोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें कहाँ कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। ये सारा एक अगर पॉलिसी बना दी जाए तो एक बहुत अच्छा एक रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा भी हो सकता है। और हम एक्सपोर्ट के साथ एश्योर कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट के साथ हम एक्सपोर्ट को भी बीट करके हम रेमिटेंसेस ला के दे सकते हैं। यकीनन ये होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्क के बेटरमेंट के लिए। अफजल साहब, आपसे पूछूंगी मैं कि अब चीज़ें जो है वो बेहतर होने की उम्मीदें तो हैं, लेकिन फ़िक्र इस बात की है और अब थोड़ा सा इस चीज़ को कंटिन्यू करने की भी ज़रूरत है कि जो भी चीज़ हो रही है, जो काम हो रहा है, जितना अच्छे बेसिक्स पे हो रहा है वो कंटिन्यू रहे। तो आपको क्या दिखाई देता है कि जैसे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए काम हो रहा है, या फिर जो अभी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आज भी मैं न्यूज़ देख रही थी कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, इसके बारे में प्लीज़ असल में बताइए। देखिए, पहले मैं ओवरसीज़ की बात करूंगा, अदनान साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। देखिए, हमारा जो यूथ है ना, हमारा मसला क्या है कि जो अनस्किल्ड लोगों को जब भेजते हैं तो वो हमारी
हमारे लिए वो फॉरेन रेमिटेंस नहीं ला सकते जो एक स्किल्ड होता है. एक 5,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओवरसीज प्रमोटर्स हैं और फिर इनकी भी एसोसिएशन है. वाई डोंट दे मेक बेसिकली इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ईच एंड एवरी They are planning actually. नहीं, उसमें क्या है कि देखिए आप उन यूथ को जिनकी आपको डिमांड आ रही है, आप उनको वो ट्रेनिंग दें, 1 साल 6 महीने की पहले से यहाँ से ट्रेनिंग दे के भेजें, उनको अखलाक सिखाएं. उस मुल्क में जा रहे हैं, उस मुल्क की अखलाकियात के कि आप मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, आपको वहाँ कैसे बिहेवियर करना है. मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक सिंगल जो पर्सन है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब देखिए मैं तुर्की में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पर कुछ 60,000 के करीब इलीगल हैं. वो कौन है? जिनको यहाँ जो भी लोगों ने, एजेंटों ने पैसे लेके वहाँ भेजा कि जी वहाँ से स्लिप करवाएंगे आपको यूरोप की तरफ. कुछ मर जाते हैं, कुछ फायरिंग में आ जाते हैं, कुछ वहीं रुक गए. मेरे कुछ लोगों से इलीगल, वो इलीगल क्यों है? मेरी कई लोगों से वहाँ बात हुई जो वो उल्टी सीधी जॉब्स कर रहे होते हैं. वो कहते हैं वापस नहीं जा सकते. हमने कुछ जेवर बेच के आया है, कुछ करके आया है, वो कहते हैं हम कैसे वापस जाएं. और पैसे भी यकीनन वो वहां से जो भी ऑड जॉब्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं. अच्छा, फिर वो उसमें जुराइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं. फिर वो जाके पहली चीज़ तो ये रोकना हमको ये है कि ये जो इस किस्म के जो लोग हैं, एजेंट हैं, उसका क्या तदारुक कर रहे हैं ये लोग या प्रमोटर्स लोग, जो कौन लोग हैं ये लोग, ठीक है, उनको सजा में लाना जरूरी है. जो भी काम होना चाहिए ऑफिशियली होना होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड पता होना हो चाहिए. कौन गया है, कैसे गया है, उसकी जॉब है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका होना चाहिए सिस्टम. और ये सिर्फ प्रमोटर या दूसरे लोग जो, आई एम सॉरी टू से दैट, बहुत सारे गंदे लोग भी होते हैं उसके अंदर, पैसे की खातिर जो है इतने पैसे लेते हैं. देखिए मलेशिया में एक पॉलिसी बनी है, अभी पता है आपको मलेशिया में क्या पॉलिसी बनी है कि उन्होंने पूरी जो रजिस्टर्ड लोग हैं वह उन्होंने लागू कर दिया कि अगर किसी ने बताया एम्प्लॉय ने आके कि उन्होंने पैसे लिए उससे, उस कंपनी को वो फारिग कर देंगे. ठीक है, यू हैव नो राइट टू गेट मनी फ्रॉम बेसिकली द एप्लीकेंट. एक्चुअली आपको जो लेना है वो जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो आप उससे लें अपना. ये अपना जेवर बेच के, जमीनें बेच के, ये सारी चीजें करके लोग जाते हैं बेचारे. कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, जो जिसमें हत्थे चढ़ता है वो काम हो रहा है. इससे बदनामी हमारे मुल्क की भी होती है. अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, गल्फ कंट्रीज के हवाले से तो अदनान साहब ने काफी डिटेल बताई है, और वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज कोरिया है ना, अब कोरिया में वेलकम करते बिल्कुल हैं. देखिए कोरियंस जो हैं उनको स्किल्ड लोग चाहिए. अब वो पहले सिर्फ इस्लामाबाद से हो रहा था, ये हमारी जो अपना जो है ओआईसी ये वाले कर रहे थे पहले एम्प्लॉयमेंट जो है ओवरसीज वाले, लेकिन अब वो उसको दूसरे लोगों को भी देना शुरू कर रहे हैं वो. अच्छा, वो उनको वहाँ स्किल्ड लोग चाहिए, वहाँ बहुत शॉर्टेज है लोगों की, लेकिन पढ़े लिखे लोग चाहिए और अच्छे लोग चाहिए उनको. और उनकी इंडस्ट्री वहाँ फ्लोरिश कर रही है जो है वो उनको, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं बढ़ रही, उनके जो अपने लोग हैं आबादी नहीं बढ़ रही. एंड दे नीड लॉट ऑफ पीपल, आई टेल यू, लॉट ऑफ पीपल. जापान है, देखिए जापान को 3 लाख बंदा साल का चाहिए. अब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा जी हम 1 लाख बंदा पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन कहाँ स्किल है? वो खुद अपने इंस्टीट्यूट बनाने लगे. अपने इंस्टीट्यूट जो है हमारी एमएसए से मेरी बात हुई जापानीज के, राइट, उनको आईटी में इधर उधर टॉप बंदे चाहिए, हर जगह स्किल्ड बंदे चाहिए. लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ के जो अदारे हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए आपको एक कंट्रीब्यूशन करके सारे लोगों को, सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट देखना पड़ेगा. ऐसे अदारे बनाएं, उनको बच्चों को आप ट्रेन करें, वो अखलाकियात भी सिखाएं, उनको बताएं तुम जिस मुल्क में जा रहे हो वहाँ के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरह आपने अच्छा पाकिस्तानी बन के वहाँ रहना है आपको, और फिर उनको ट्रेनिंग दें उस चीज़ की. अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनको बताएं किसका क्या एप्टीट्यूड है, उसको वो ट्रेनिंग दें उसको, ताकि उसी बंदे को एक्सपर्ट बना के भेजें ताकि ज़्यादा अच्छे पैसे मिले उनको. इसी तरह इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वट, लेकिन उसका टेस्ट होना जरूरी है. सिर्फ पैसा लेना नहीं होना चाहिए, यहाँ पैसा लेके भेज दो उसको, वो भी मुल्क का बदनामी का बायस बनता है. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई टेल यू. आप देखिए सिर्फ सऊदी अरब में अगर 17.5 लाख लोग हैं हमारे, शायद हम राइट, पाकिस्तानी जो जी तकरीबन 29 से 30 लाख. 29 लाख. अब उससे नंबर सेकंड है यूएई हमारे पास है 17-18 जी, वहाँ पे 17 लाख नहीं, 17 लाख. और 9,68,000 हमारे ओमान में है. तीसरा बड़ा मुल्क वो है. यू सी, अब ये लोग जा तो रहे हैं. आज भी ओमान के कौंसल जनरल हमारे पास, उससे मुलाकात हुई, वो चाह रहे हैं हमें स्किल्ड लोग चाहिए यार, हमें अच्छे लोग दो, स्किल्ड लोग दो, लेकिन हम यहाँ तैयारी नहीं करते. हम कहते नहीं भेज दो, यूथ है भेज दो. ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए. फिलिपिनोज देखें, फिलिपिनो जिस मुल्क में जाते हैं दे आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर, दे स्पीक गुड इंग्लिश एंड दे वर्क ऑन अ वेरी गुड सैलरी, सब कुछ करते हैं. उनका बिहेवियर इतना अच्छा होता है, कोडाइल होते हैं, वो कर्टियस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे ट्रेंड होके, एक जो वोकेशनल सेंटर का जिक्र किया इन्होंने, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स का जिक्र किया, वो ट्रेंड होके फिर उसके बाद सर्टिफाइड होके फिर जाते हैं. और जब वो जाते हैं तो उनकी डिमांड, उनकी सैलरीज, उनका जो एक पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है. प्लीज अदनान साहब, मैं अब भाई के सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा. देखें, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर सूबे के अंदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं. मैं कई फोरम्स पे यही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप B2B बेसिस के ऊपर, PPP प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे ओवरसीज प्रमोटर्स को और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को
उनको ऑन बोर्ड लें। देखिए जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना छोटा सा वोकेशन इंस्टीट्यूट अपनी इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं माजरत के साथ 80%, और वो तो वहाँ उनको पे बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी बेहतर इसलिए कहते हैं वो क्या, हमने यही चीज़ हमने सजेशंस वगैरह दी है गवर्नमेंट को, और इंटरम गवर्नमेंट ने इस चीज़ के अंदर बहुत एक सीरियसनेस का इजहार किया है, और वो इस टाइम पे हमें ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हमने उनको ये बोला है कि आप पीपीपी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें अलाउ करें कि हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे शहरों में बनाएं। बड़े शहरों में बना के छोटे शहर का यूथ बड़े शहर में 3 से 4 से 6 महीने नहीं रह सकता, क्योंकि उसके ऊपर उसने अपनी बोर्डिंग लॉन्चिंग और दूसरी चीज़ों के ऊपर उसने खर्च करना होता है। छोटे शहरों के अंदर छोटे इंस्टीट्यूट बनाए जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डिफरेंट जो है हर सूबा उसको कंट्रोल करे, तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा यूथ को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जहाँ तक बात की भाई ने कि यूरोप के अंदर और टर्की के अंदर जो है इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के हिसाब से बात की थी। देखें अभी जो ये यूनान का कश्ती का वाक़या हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वफाकी अदारों ने इसको बड़ा सीरियस एक्शन लिए थे, और FIA और दूसरी डिपार्टमेंट्स ने क्रैक डाउन किया था, और उस क्रैक डाउन के असर की वजह से बहुत से हमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं कि अब वो रेशो कम होना स्टार्ट हो गई है। हम एजेंट माफिया के खिलाफ हैं। हम ओवरसीज़ प्रमोटर जो है, हमारी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक एसोसिएशन है, और हम HR मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और हमें लाइसेंस जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री देती है। जब हम ओवरसीज़ लाइसेंस लेके बैठते हैं तो हम तमाम लीगल रिक्वायरमेंट जो है बाहर के गल्फ स्टेट से लेके आते हैं, यहाँ से परमिशंस लेके यहाँ से वर्कफोर्स लीगल तरीके से भेजते हैं। एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करें बिल्कुल, और उसको करार वाक़या सज़ा दें ताकि आइंदा इसका भी ऐसी चीज़ कोई ना कर सके। तीसरी चीज़ ये कि फेडरल डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जो उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी और हमें भी ऑन बोर्ड लिया है, ये बहुत अच्छा साइन है आने वाले वक्त के लिए, ताकि हमें जो हमने रेमिटेंसेस में और वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए कहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिलिपीन मॉडल की जहाँ तक बात है, फिलिपीन मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, और मैं कई जगहों पे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमें फिलिपीन मॉडल पे ही काम करना होगा, हमें अपने यूथ को पढ़ाना होगा, और फिलिपीन के अंदर सर्विस चार्जेस वहाँ का एम्प्लॉयर पे करता है, ना कि वो फिलिपीन का बच्चा जो है उस कंपनी में जाके और अपना पैसा पे करता है। ये मॉडल जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ से आपकी यूथ के अंदर वो इंटरेस्ट बिल्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट देखिए, जापान के अंदर जो 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट उन्होंने भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 10 साल में 3 से 3.5 मिलियन वर्कफोर्स वो उन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने मांगी है। उसके अंदर पाकिस्तान अपना कितना प्रोपोर्शन ले सकता है, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा, क्योंकि हम बाउंड हैं अपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऊपर, अपने मिनिस्ट्री के ऊपर है। लेकिन अदनान साहब, आपके इस पूरे कमेंट से मैं एक सवाल ज़रूर निकाल पाई हूँ, वो ये कि आपने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपना एक छोटा सा वोकेशनल सेंटर्स भी खोल सकती हैं, और उनके पास भी ऑप्शन है, इंडस्ट्रीज भी खोल सकती हैं, तो आप नहीं समझते कि उसमें जो एजुकेशन है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी? यानी कि अगर वो ज़रूरी है कि वो पूरा ग्रेजुएट या मास्टर्स होकर आए फिर उसको ट्रेनिंग मिलेगी? नहीं, इसके अंदर देखें, हमें तो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रीशियन है या कोई सुपरवाइजर बनाना है, उसके लिए तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, उसको तो आपको उसका ट्रेड का टेस्ट और ट्रेड के लिए उसको सर्टिफाइड करना है। हमने RPL प्रोग्राम को जो है वो इसी चीज की निशानी है। लेबर क्लास की बात कर रहे हैं हम, प्लम्बर है या जी देखिए लेबर है ना, उसको आप 3 महीनों के अंदर आप उसको प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन बना सकते हैं। जो सैलरी उसने गल्फ स्टेट्स के अंदर 1000 या 1200 दिरहम लेनी है या रियाल लेनी है, वो 1500 से 1800 ले सकता है। वो 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने के लिए अगर प्रैक्टिकली अगर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, एप्टमा और दूसरी इंडस्ट्री जितनी भी बड़ी हैं, अगर एक छोटा अपना किरदार वो भी अदा करें और अपने इंस्टीट्यूट्स बना लें अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और हमें भी अगर ऑन बोर्ड लेके ये चीज़ अलाउ कर दें, और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे। अलाउ करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जो सपोर्ट अगर करेंगे तो मैं एश्योर कर सकता हूं कि हम इस यूथ को, जो अनएजुकेटेड जो यूथ है, इसको हम ट्रेंड भी करेंगे, जो ट्रेंड है उसको प्रॉपर्ली सर्टिफाइड भी करेंगे, RPL प्रोग्राम के तहत भी करेंगे, उनको 6 से 8 महीने का कोर्स पढ़ा के डिफरेंट लैंग्वेजेस। ज्यादा लंबा इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ 1 साल के अंदर हो सकते हैं काम सारे। देखिए जापान जाने के लिए, जापान की एक मैं मिसाल ले लूँ, जापान जाने के लिए अगर 4 महीने की एक बेसिक लैंग्वेज
ٹھیک ہے. اگر وہ سیکھ لے, اگر ہمارے پاکستانی ہماری یوتھ یہ 4 سے 5 مہینے لگا لے اور لینگویج سیکھ کے اس کا ٹیسٹ پاس کر لے, تو جاپان گورنمنٹ اس کو ویلکم کرتی ہے فری آف کاسٹ, اور وہ فری آف کاسٹ کے اندر $2000 منیمم سیلری ہے جاپان کے اندر. اسی طریقے سے کوریا کے اندر ہے, اسی طریقے سے جتنی یورپین کنٹریز ہیں. ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اوپر بھی اگر G2G ایگریمنٹس ہوں گے تو وہ فروٹفل رزلٹ نہیں ملیں گے. اگر ہمیں B2B اگر ہمیں وہ آن بورڈ لیں گے اور ہماری منسٹری لے گی اور ہمارے وفاقی ادارے ہمیں لے, اور اس کے بعد یورپین کنٹریز سے اور دوسری ممالک سے ہم ان کو ایگریمنٹس بھی لا کے دیں گے, ہم ورک فورس کو بھی بھیجیں گے, اور ریمیٹنسز کو میں نے جس طرح آپ کو ایشور کیا $35 سے $40 ارب ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے. ویل آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے, اور یقیناً اس کے اوپر اگر کام ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں فاروق صاحب آپ سے پوچھوں گی, میں تھوڑا سا ایک ہم نے امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کی, دوسرا میں بات کرنا چاہتی ہوں پیمنٹ سسٹم کے حوالے سے. یہ بھی بڑا ایشو تھا, ابھی ریسنٹ پارٹس میں بڑے کریک ڈاؤنس ہوئے جس کا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا, اور واضح طور پہ ابھی بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ گرے چینلز کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے انلیگل امیگرینٹس کا ذکر کیا تھا, جو کہ وہ چلے جاتے ہیں, جن کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو وہ پیمنٹ یقیناً ان آفیشیل چینل سے بھیجتے ہوں گے. دیکھیے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یس یو آر رائٹ, وہ حوالے سے جاتا ہے پیسہ, اور یہ تو بڑا نقصان ہے آف کورس, کیونکہ دیکھیے وہاں پہ وہ لیگل نہیں ہے نا, وہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو بھی اس کو اور جابس کر کے پیسے ملتے ہیں وہ جوڑتا ہے, اس کا ڈالر خریدتا ہے. اور یہ ہم تمام کنٹریز کی بات ہے, not only in Turkey, you know, I mean there are so many illegals in every country, I tell you, because they have been there through some agents. Okay, agent پیسہ لیتا ہے ویزا لگوانے کا, کرنے کا, وہ جس طرح بھی لگواتے ہیں, پھر یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہنچا بھی دیتے ہیں. رشیا کے بتاتا ہوں آپ کو میں, رشیا یوکرین میں ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بھائی مر گیا تھا اس طرح فائرنگ میں, بیکاز ہی واز کراسنگ ایکچولی, یو نو, اور یورپ جانے کے چکر میں وہ رشیا پہنچا دیا, اور ان کا مجھے یا ڈھونڈوا دو کہاں ہے ہمارا بچہ. ہمیں کیا پتا بھائی, ڈھونڈا ادھر ادھر, جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں, مر جاتے ہیں, جا نہیں سکتے, یو نو. آفیشیل طریقے سے جو بھی کام ہو وہ ٹھیک رہتا ہے. دیکھیے اب ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول, وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب چیز دیکھیے, اب ہم جتنے لوگ بھی یہاں سے بھیجیں مثال کے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کراس کر رہا ہے امیگریشن کی, اس کو وہاں ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے آدمی کو, کون کس کے تھرو جا رہا ہے, کیسے ویزا لیا, کیا کیا اس نے, یو نو. دیر آر سو, لیکن اب اتنا ایزی نہیں ہے. میں آپ سے کرنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی, کس کے حوالے سے؟ کرنسی کے حوالے. دیکھیے کرنسی جو ہے نا, جتنے بھی جو انلیگل ہیں وہ سارے حوالے سے بیچتے ہیں, اور کوئی بھی بینکنگ چینل. اچھا ابھی جب سے یہ ریٹ ڈالر کا اوپر نیچے ہوا تھا, اتنا زیادہ پتا ہے آپ کو, بینک اور $15 کا فرق تھا, $20 کا فرق تھا, انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا. تو میں لاٹ آف پیپل دے یوز بیسیکلی حوالہ, کہ یار ان کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ $1 کا فرق ہوتا ہے اگر انٹر بینک اور اس کا, تو دین وہ کہتے ہیں یار $1 کیا حوالہ کیوں کرے, بینک سے بھیج دو یار, یو نو. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے پیمنٹس کے لیے, کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسا سسٹم بنائیں کہ ہماری جو ریمیٹنس ہیں وہ لیگل بینک کے تھرو آئیں, اور ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یار اوپن مارکیٹ میں $10 زیادہ مل رہے ہیں مجھے, یا جیسا بھی ہو رہا ہے. وہ ہمیں کنٹرول, گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی فورن کرنسی کی جو بھی ہے, کہ وہ ہمارا اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ اس کا فرق نہ ہو. اب میرا ترکی میں بینک اکاؤنٹ ہے, رائٹ, ڈالر کا اکاؤنٹ بھی ہے, لیرا کا بھی ہے, یورو کا بھی ہے, تو میں بینک کے اندر سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں. میں لیرا کو میں نے ٹرانسفر کرنا ہے, ڈالر ٹرانسفر ہوتا ہے, اور میرا باہر کے اس سے ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, جو اگر میں باہر بھی جاؤں گا تو وائی شوڈ آئی گو دیئر. So what I do basically, I you know convert my money within my bank. ڈالر سے یورو کر لیا, ڈاکومنٹڈ ہے, ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ, اور وہ اسی طریقے پیمنٹ باہر بھیجتے ہیں ہم لوگ, یہاں بھیجیں یا کہیں بھی بھیجیں, ڈاکومنٹڈ, آل ڈاکومنٹڈ. تو ہمیں بیسیکلی پاکستان میں ایسا سسٹم بنانا پڑے گا ان کو, کہ لوگ جو ہے نا اس کا اتنا جکڑنا پڑے گا سسٹم کو, کہ لوگ جو ہے نا حوالے سے نہ بھیج پائیں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, لوگ کچھ لیتے ہیں چلے بھی آتے ہیں, $5 لے گیا, $10 لے گیا, لیکن ناٹ ان بلینز, ناٹ ان ملینز ایکچولی, یو نو. تھوڑا بہت بندہ آدمی لے لیتا ہے, کر لیتا ہے, لیکن ناٹ لائک دیٹ. تو یہ ہمارے پاکستان کے نقصان دہ ہے. جس طرح ہمارا جو پیمنٹ اگر حوالے سے آئے گی, دیٹس ویری رانگ. ہمیں وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو ہم امپلائمنٹ کے بندے وہاں بھیج رہے ہیں ان کا وہاں اکاؤنٹ کھلوائیں وہاں پر, اور ان کو میک شیور کروائیں کہ یار تم نے جو پیسے بھیجنے ہیں نا, یو ہیو ٹو سائن ہیئر, یو ول ناٹ سینڈ تھرو حوالہ, اٹ ول گو تھرو بینک ٹو یور کنٹری. ہاں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیے اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں جی, میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو حوالے کی جو چیز ہے وہ صرف ریمیٹنسز میں نہیں آتی, ایکسپورٹ کے اندر بھی یہ ساری چیز آ رہی ہے. یہ صرف اب ہم ریمیٹنسز کو لے کے اگر اوورسیز جی جی بالکل ایکسپورٹ میں آتی ہے. جی میں بالکل میں ثابت کر سکتا ہوں. ایکسپورٹ میں بھی جو ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ پھر ایک ٹائم فریم کے لیے پارک کر دیا جاتا ہے, اور پھر بینیفٹس کے لیے ٹائم فریم کے اندر پھر ڈالر کو لایا جاتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیں صرف ریمیٹنسز اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ ریمیٹنسز کو فوکس کیا جائے. جہاں تک بات کیا کہ جی ایئرپورٹس کے اوپر جو کہ جی وہ ویزا چیک کیا جائے,
देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे वफाकी अदारों का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर कोई भी बंदा अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जाता है, ठीक है, वो पाकिस्तान से यूरोप डायरेक्ट नहीं जाता। वो एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो ये यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके दुबई जाते हैं या आपका इजिप्ट जाते हैं या यहाँ पे लीबिया जाते हैं। जब उनके पास विज़िट वीज़ा एक अवेलेबल होता है तो कोई भी डिपार्टमेंट एयरपोर्ट के ऊपर या वो उसको नहीं रोक सकते। ये एक थ्रू एक चैनल बना होता है कि जी पाकिस्तान में भी उनका एक एजेंट बैठा है, दुबई में भी, लीबिया में भी, और वो फिर अपने अपने बॉर्डर्स को क्रॉस कराते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम पाकिस्तान को अगर ब्लेम करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ब्लेम तो नहीं ठीक कर है रहे, ना? but तो वो जहाँ तक बात है हवाला हुंडी की, तो हवाला हुंडी के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्पेशली सऊदी अरेबिया में भी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिससे ये कि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वो जो बैंकिंग चैनल के थ्रू जो पैसा भेजने में उनको सर्विस चार्जेस जो पे करने पड़ रहे थे, वो स्टेट बैंक उसको वेव कर रहा है और उससे क्या होगा कि हमारा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल्स पैसा आने में इजाफा भी होगा। अगेन अगर ये ऐसा हो जाता है तो बड़ा एक आइडियल जी ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये आपको इंशाल्लाह ताला दिसंबर से ये स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें ये कि हमारा जो एक तो जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट और जो बैंकिंग चैनल का जो गैप है वो भी कवर हो चुका है, और उसके अलावा जो भी पाकिस्तानी उधर बैंक में जो सर्विस चार्जेस पे कर रहा था वो सर्विस चार्जेस अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक उसको पे करेगी, और ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज सकें। हवाला हुंडी को डिस्करेज करना चाहिए, हम भी इसके लिए हम ऑन बोर्ड हैं, और जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी खिदमात को हासिल करना चाहेगी हम उनको बताएंगे भी सही, और कहाँ कहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ब्रीफिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को दे सकते हैं, वहाँ पे दे के और अपना हिस्से का फ़र्ज अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। राइट, आपने लेबर क्लास का जिक्र किया था और ट्रेनिंग के हवाले से बात की थी। ट्रेनिंग के ऊपर क्या काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए ट्रेनिंग के अंदर अब इस टाइम पे हमारे पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर ये है कि हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को और इंस्टीट्यूट्स को ऑन बोर्ड लेना स्टार्ट किया है, जिसमें ये है कि अब गवर्नमेंट के अदारों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाएं। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट छोटे शहरों में बनाएं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट्स बना के वो आउटपुट नहीं ले सकेगी, क्योंकि डेफिनेटली उसकी कॉस्ट है, वो आपके उतने वो नहीं बेयर कर पाएंगे। जब गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट छोटे शहरों में बनाएगी जो कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर है, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि उस शहर के और सराउंडिंग से जो लोग हैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले लेंगे, 3 महीने की ट्रेनिंग, और 3 महीने के बाद अगर उसको प्रॉपरली सर्टिफाइड कर दिया जाए तो यही हमारी लेबर क्लास अपग्रेड होके स्केल्ड हो जाएगी। और इसके अंदर ये है कि अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आरपीएल का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और ये रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जितने भी हमारे जो पाकिस्तानी या यूथ है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के अलावा जो कि स्किल्ड हैं, और लेकिन वो 10 से 12 साल की एज से काम कर रहा था लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, जो कि इस टाइम पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और जितने गल्फ स्टेट्स हैं वहाँ पे सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होगी तो आपको उस स्टेट के अंदर जॉब मिलेगी। तो आरपीएल प्रोग्राम के तहत आप 1 दिन के टेस्ट के अंदर 1 दिन का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट दें, और वहाँ पे डिफरेंट जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसकी ट्रेड के हिसाब से वो ट्रेड का टेस्ट दे, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कराची में भी हैं, पंजाब में भी हैं, वो उसके तहत उसको सर्टिफाइड कर देंगे, और उस बच्चे का बाहर जाने की अप्रोच और एक्सेस जो आसान होगी। और मैं उस पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंक्रीमेंट आ जाएगा ना, कि इंक्रीज हो जाएगा पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसे। और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ इस टाइम पे ऑन बोर्ड हूँ, और जो भी आरपीएल जो सर्टिफाइड बच्चे होंगे उसको हम अपने ओवरसीज एसोसिएशन के अंदर उनका डाटा लेके आएंगे, ताकि वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ जाए और हमको इजीली उन बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजें। और जो दरमियान में एजेंट माफिया और ये 2 नंबर के टाइप के जो लोग होते हैं उसको हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं। राइट, जो मिडिल मैन है, जो फजूल का फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर होगा फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। मैं फारूक साहब आपसे पूछूंगी, प्रोग्राम के लास्ट मिनट्स हैं, आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ तो चले हमने ओवरसीज और एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोकली जो इकोनॉमिक का एक हम चैलेंज से थोड़ा सा निकलते हुए बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ है, और वाज़ेह तौर पे ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक इंदिया दिया गया है कि अब जो भी पॉलिसी रेट अनाउंस होगा उसके अंदर रिडक्शन होगी।
یقیناً ہوگی, یہ کافی ساری چیزیں ایک ایسا ہی آپٹمزم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اکانومک نمبرز کہاں جائیں گے اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے لیے کیا تیاری ہے, کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر تو جو سچویشن ابھی ہے اگر یہ کنسسٹنٹ رہتی ہے آنے والے 6 مہینوں میں, ٹھیک ہے نا, تو آئی فور سی کے اکنامک انڈیکیٹرز ول گرو, ڈیفینیٹلی ول گرو اینڈ ول گو اپ, ایکچولی ول بی بیٹر, چاہے وہ کرنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹس ہوں, اور وٹ ایور یو نو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے ان اکنامک انڈیکیٹرز کو, چاہے میکرو انڈیکیٹرز ہوں یا مائکرو ہوں, ان کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ان ساری پالیسیز کی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ رہتی ہے تو یقیناً اس میں ہمارا بہتر. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے جب ایک میسج بھی کروں کہ ہم دیکھیے اس وقت جو کسی ملک کی بھی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ایس ایم ایز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم ایس ایم ایز پہ وہ توجہ نہیں دے پائے جو دینی چاہیے تھی. کیا توجہ ہونی چاہیے سر؟ دیکھیے اس کے لیے آپ جو لونز دیتے ہیں نا, آپ دیکھیے یوتھ کے لیے جس کو یہ باہر بھی بھیج رہے ہیں نا, تو کچھ یوتھ ایسے پڑھے لکھے بھی ہیں جو ایم بی اے کر لیتے ہیں یا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو آپ جو ہے بالکل منیمم انٹرسٹ کے اوپر, جس طرح سندھ میں ایس سی ڈی ایف بنا ہوا ہے, وہ کائبور کو خود ایبزارب کر لیتے ہیں اور 2-3% کہتے ہیں 3 سال تک ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کھڑے ہو جائیں, یو نو. اب پاکستان کی سے میں نے پہلے بات کی آپ کو, آپ چھوٹے چھوٹے گارمنٹ یونٹ بنائیں جو کم پیسوں میں بن جاتے ہیں, ان کو لون دیں آپ 1-2-1.5% کے اوپر, اور سسٹم بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, امپلائمنٹ کو جنریٹ بھی کریں گے وہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایسے اور اس سے بہت ساری چیزیں, امپلائر بنے. اسی طرح ایگریکلچر میں بہت سارے ہماری جو فیلڈ ہیں, ایگریکلچر میں بھی جو ایکسپورٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے بولے کہ ٹھیک ہے آپ پروسیسنگ یونٹ لگاؤ اور منیمم چھوٹا یونٹ لگاؤ, بنے ایکسپورٹ شروع کرو, وہ 10-15-20 لوگوں کو امپلائی تو کرے گا نا کم از کم. تو ہمیں ان ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنا چاہیے ملک کے اندر امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے. رائٹ, چلیں جی عدنان صاحب, ویل تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی جس میں امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو نمبرز ہیں بہت زیادہ ہسٹورک ہائی پہ دکھائی دے رہے ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی. دیٹس اٹ, اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.